हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बस बता देता हूँ। तो बच्चों, इस प्रयास सीरीज के अंदर हम NSCGS 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं मैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलस हो गया, वेक्टर्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया और आज हम सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा NSCGS रैंकर्स 2024 बैच के बारे में। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के अंदर हम लोग आपको NSCGS 2024 की तैयारी करा रहे हैं। वो तो यहाँ प्रयास सीरीज में भी करा रहे हैं, तो फिर इस बैच में डिफरेंट क्या है बच्चों? इस बैच के अंदर इंटरेक्शन होता है, आपको डाउट्स पूछने का मौका मिलता है। इस बैच के अंदर रेगुलर टेस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। यू विल गेट 150+ लाइव सेशंस in this batch. Every week we will conduct 2 sessions of physics, 2 of chemistry and 2 of biology, and if there is a need we will conduct extra sessions also. ठीक है, आपको रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे, ठीक है, जो कि NSCGS पैटर्न के ऊपर होंगे और जो टीचर्स हैं ऑफ कोर्स दे विल गाइड यू, दे विल मेंटर यू। आपको हम एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे इस बैच के बाकी बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और उस ग्रुप के ऊपर काफ़ी डिस्कशन चलते रहते हैं। बच्चे अपनी क्वेरीज पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर, सो देयर वुड बी अ पर्सन इन वेदांतु जिसको कि आपके साथ अटैच कर दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके लिए दैट पर्सन विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ कंसर्न्स दैट यू आर हैविंग। तो द सैम सपोर्ट इज वेरी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग योर कंसर्न्स या किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वेदांतु में, देन सैम विल हेल्प यू आउट। ठीक है, व्हाट आर तत्व? सो दीज आर द मॉड्यूल्स, दीज आर द बुकलेट्स दैट कंटेन द थ्योरी एंड द क्वेश्चंस दैट वी आर टीचिंग। इनकी आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, माइंड यू, इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। और जो बैच में कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी दैट विल बी इंग्लिश, दैट मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैच? सो बच्चों, द प्राइस फॉर दिस बैच इज 4444 रुपीज, बट बाय यूजिंग दिस कोड ऑफ VOS Pro you can avail this batch for a discount of 10%, after which the price will become approximately 4000 rupees. तो आप इतना अमाउंट पे करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में इस बैच का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो प्रेजेंट है। आप उस लिंक पे क्लिक करके ये पेमेंट करके आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। ऑन दैट नोट, लेट्स सी कि सर्कुलर मोशन में आज हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, सर्कुलर मोशन में पहले मैं ये बताता हूँ कि पूरे चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे। तो हम पहले तो बेसिक्स ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन देखेंगे, ठीक है, फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे, ठीक है, दैट मीन्स फोर्सेस वगैरह का क्या रोल रहता है, ठीक है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स ये क्या चीज़ है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, एंगुलर वेरिएबल्स। तो ये सीक्वेंस है जिसमें हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स ऑफ 2D मोशन। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के बारे में। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने ये वर्ड एक्सेलरेशन अब तक तो सुन लिया होगा, ठीक है, हो सकता है ये कोर्स चालू करते वक्त आपको नहीं पता हो, लेकिन अब आपको पता है, ठीक है। एंड आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एम आई राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, इसको मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, मैथमेटिकली बाद में लिखेंगे, दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट, ठीक है, ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ माइंड यू बच्चों, वेलोसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा dv/dt, ये लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो अब अगर ये लिख दिया मैंने, ठीक है, तो मैं आगे कुछ भी बताने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली एग्जांपल के तौर पे, अगर एक पार्टिकल की स्पीड हमेशा ही 40 किलोमीटर पर आवर बनी हुई है, तो क्या इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन को 0 डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या ये श्योर है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ भी नहीं रही, कम भी नहीं रही? आप लोगों का क्या कहना है इस क्वेश्चन के ऊपर? ठीक है, तो आप लोग जो भी कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ आप अपना आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बच्चों, इस केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। इस बात को समझते हैं। देखो, वेलोसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और किसी भी वेक्टर में, ठीक है, किसी भी वेक्टर में, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो कोई और वेक्टर हो, ठीक है, इसमें 2 चीज़ें या 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है, 2 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है।
एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड में ही चेंज होना आवश्यक, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से तो वेलोसिटी चेंज हो ही जाएगी, लेकिन अगर मान लो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब भी ये होता है कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, यानी कि इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो अगर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो श्योरली एक्सेलरेटेड है, 100% एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्या मतलब है मेरा कि एक पार्टिकल अगर इस रूट पे चल रहा है, ठीक है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है? यस। ठीक है, क्योंकि मान लो पार्टिकल किसी समय पे यहां पे था तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी, फिर वो यहां पे आएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी। तो लगातार देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है, लगातार चेंज होती जा रही है। इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ भाई वेलोसिटी, even if we don't know about the magnitude of the velocity, that means even if we are not sure about the speed, we are yet very sure कि ऐसे पाथ पे चलने पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो रही है एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, 100% प्रेजेंट होगा। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन है? हो सकता है कि इसकी स्पीड भी चेंज हो रही हो, उससे भी एक एक्सेलरेशन हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को कैंसिल कर दें और इस केस में भी जीरो एक्सेलरेशन आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है और स्पीड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। रादर मुझे ये कहना चाहिए कि दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब वो डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो और उनका मैग्नीट्यूड तक इक्वल हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि जो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन है और जो स्पीड चेंज करने वाला एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर द मोमेंट वी सी अ कर्व्ड पाथ ऑन विच अ पार्टिकल इज मूविंग, वी कैन वेरी वेल डिक्लेयर कि एक्सेलरेशन तो होके रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब तुम न्यूटन का फर्स्ट स्टेटमेंट याद करो, मतलब कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसको याद करो। वो ये तो कहता था कि अगर फोर्स नहीं है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड तो बोलता ही है, लेकिन वो ये स्ट्रेट लाइन क्यों बोलता है? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी दूसरा पाथ है बच्चों, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। ठीक है, वो पाथ कैसा भी हो सकता है, वो पाथ सर्कुलर हो सकता है, तुम ऐसा पाथ बना, मतलब कोई सा भी। जब मैंने ये कह दिया कि कोई भी कर्व्ड पाथ होने पर एक्सेलरेशन है, तो कर्व तो तुम कितने भी बना दो। ठीक है, तो पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि यहाँ से व्हाट इज द थंब रूल। थंब रूल का मतलब जो तुम्हें कभी नहीं भूलना है। ठीक है, व्हाट इज द थंब रूल टू रिमेंबर दैट इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन जीरो स्पीड, ऑफ कोर्स वो मूव कर रहा है तो स्पीड नॉन जीरो ही होगी, सो इसलिए मैं नॉन जीरो स्पीड बोलूंगा नहीं। सो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग on a curved path, ठीक है, it is definitely accelerated। ठीक है, मतलब इस बात को समझो बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेटेड का मतलब केवल स्पीड चेंज होने से नहीं है। ठीक है, मतलब ये ऐसा इंटरप्रेट मत करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टिकल कर्व ट्रैक पे चलेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी। ठीक है, नहीं, अगर पार्टिकल कर्व ट्रैक पे चल रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सर्टेनली चेंजिंग, विच मीन्स एक्सेलरेशन इज देयर। ठीक है, चाहे स्पीड चेंज हो चाहे ना हो। तो पहले तो ये बात याद रखो कि कर्वीलीनियर पाथ पर अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, 100% होगा। यहां से हम अब आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम इस तरह से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्सेलरेशन दो रीजंस की वजह से हो सकता है, या एक्सेलरेशन दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एक तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि ये स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, ऐसा होने पर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। दूसरा काम जो एक्सेलरेशन कर सकता है वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये चीज कर सकता है।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसके आगे की कहानी बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, जो एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहले उसके नाम की ही बात करते हैं ताकि आगे चल के हमें बात करने में आसानी हो। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, यानी कि यह टोटल एक्सेलरेशन। अगर केवल एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब हम टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, या उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। रिमेंबर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन जो है, इसको मैं ए वेक्टर लिख देता हूं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों कहते हैं अभी पता लग जाएगा। ठीक है, एक को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल का मतलब यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, इसको नॉर्मल भी कहते हैं, इसको रेडियल भी कहते हैं, इसको सेंट्रीपीटल भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपीटल, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन का जो हिस्सा, उसकी जो वैल्यू स्पीड चेंज करने के काम में आती है, उसको कहते हैं टेंजेंशियल। क्यों कहते हैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और जो हिस्सा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उस हिस्से को नॉर्मल या रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक की अगर बात क्लियर है, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें केवल नाम बताए हैं, इनके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन मैं देना स्टार्ट करूंगा। नाम बताया है, रोल बताया है। टेंजेंशियल का रोल होता है स्पीड को चेंज करना, और नॉर्मल का रोल होता है डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करने के लिए मान लेते हैं कि ये कर्व है, ये एक ट्रैक है, ये एक रास्ता है जिस पे एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं उसका स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, वो उधर कहीं फिनिश पॉइंट है, चल रहा है अभी पार्टिकल। ठीक है, और अभी मान लेते हैं वो कहीं भी यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा है पार्टिकल। तो हम अपना एक्सेलरेशन का डिस्कशन कंटिन्यू करें। ठीक है, उसके पहले मेरे को और किसी चीज़ के बारे में बात करनी है आप लोगों से। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, उसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, एक्सेलरेशन वाला डिस्कशन को होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, हम पहले रेडियस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, पहले मैं एक बार इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है, ये देखो बच्चों, तो थोड़ी मैथमेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें इस मैथ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए पहले मैं मैथ्स बता देता हूँ। देखो, अगर हम मान लो XY प्लेन पर कोई भी कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, कोई भी कर्व ड्रॉ करें, तो हम इस कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में इमेजिन कर सकते हैं। मतलब तुम इमेजिन करो कि इसके अगर यूं छोटे टुकड़े बना दिए जाए, और कितने छोटे, तुम जितने टुकड़े जितना छोटा बना सकते हो उससे भी छोटा। ठीक है, मतलब तुम जितना इमेजिन कर रहे हो मैं उससे छोटे टुकड़े की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये हर एक टुकड़ा किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा माना जा सकता है। ये बात मैथमेटिकली प्रूव की जा सकती है, कि करते हैं, हम नहीं करेंगे लेकिन होता है कि जैसे अगर ये टुकड़ा है तो ये टुकड़ा किसी सर्कल का हिस्सा होगा, और उसका सेंटर तुम इमेजिन कर सकते हो, देखो यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसका कुछ रेडियस होगा। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम कितने भी सर्कल ड्रॉ कर दोगे जो कि इस टुकड़े से पास कर रहे हैं, इस टुकड़े को टच करते हुए तुम काफी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा ओवरलैप हो जाए इस टुकड़े के साथ, ऐसा एक ही सर्कल होगा। ठीक है, मतलब तुम ऐसा लग रहा होगा कि सर लो बना दिया हमने, क्या है हो तो क्या, लेकिन ये बात मैथमेटिकली ट्रू नहीं होती। मतलब जब हम मैथमेटिक्स करके प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई कितने सर्कल बन सकते हैं, तो एक ही सर्कल बनता है, एक टुकड़े के लिए एक ही सर्कल बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर सपोज मैं जैसे इस टुकड़े की बात करूं तो इसके लिए सर्कल कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टुकड़े, जैसे इस टुकड़े का नाम ए रख देता हूं, इस टुकड़े का नाम बी रख देता हूं। अगर हमसे पूछा जाए कि ए पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ किधर है, तो ए पॉइंट पर का ये मतलब हुआ कि ए पॉइंट के आसपास का जो टुकड़ा है उस पे जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर जो है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। हम कहेंगे कि दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट ए। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट होगा, इसको मैं ओ का नाम दे देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक कर्व, ठीक है, मतलब क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर ब्रेक किया जाए तो हर एक टुकड़े को किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा माना जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
ऐसे एक चोजन टुकड़े के लिए, एक पिक किए गए टुकड़े के लिए एक ही सर्कल बन सकता है, मल्टीपल सर्कल्स नहीं बन सकते। दैट इज पॉइंट 2। तो पहला पॉइंट था कि तुम्हें कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो, हर एक टुकड़ा किसी सर्कल का हिस्सा बनेगा। दूसरा पॉइंट था कि ऐसा सर्कल यूनिक होगा, एक टुकड़े के लिए ऐसा सर्कल यूनिक होगा। इस टुकड़े के लिए जो भी तुमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, उस सर्कल के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ए टुकड़े के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, बी टुकड़े के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ है। ठीक है, और इन्हीं सर्कल्स के जो रेडियस होते हैं, जो कि अलग अलग हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे इसको मैं कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए, इसका जो रेडियस होगा इसको मैं कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक कर्व जो है, जो कि एक्चुअल में एक सर्कल नहीं भी हो तो भी इसके छोटे हिस्सों को सर्कल की तरह इमेजिन किया जा सकता है, और हम उस सर्कल के रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों की बात कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको, एक और मैं पॉइंट बताता हूँ कि सपोज अगर हमें इस कर्व की इक्वेशन पता है, ये बात अगर तुमको फिलहाल समझ में नहीं आए तो बच्चों इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर गया, एनएससीजेएस के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं दे देता हूँ। सपोज हमें इस कर्व की अगर इक्वेशन पता है तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये लिखा जाता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। देखो बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, उस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू डाल देंगे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाल देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दी है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। तो एक कार यहां से, एक पार्टिकल यहां से लेके इधर यूं ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, रास्ते में किसी एक पॉइंट पे था। इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो आप बता पाओगे क्या? ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है मेरे ख्याल से आप बता दोगे कि अगर हमें पाथ दिखाई दे रहा है तो इस पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने से हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अब क्या ये पार्टिकल कर्व ट्रैक पे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो क्या इसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। मतलब कि जैसे इस जगह पे, आई होप यू कैन इमेजिन कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे आएगा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसको याद रखो। ठीक है, मतलब मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में आपको पॉइंट्स बता रहा था। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं, इट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अच्छा, इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग द नॉर्मल। जैसे कर्व के ऊपर हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्कल है तो इस पॉइंट पे ये वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है, और ये वाली लाइन जो सेंटर से पास करेगी ये नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन क्योंकि नॉर्मल के अलोंग होता है, इसीलिए इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो टेंजेंशियल का एक्सेलरेशन कौन सा हुआ? तो मैं बताता हूं बच्चों, जो एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज इस कार की स्पीड लगातार बढ़ रही थी। अगर इसकी स्पीड बढ़ रही थी तो इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा जो कि वेलोसिटी के पैरेलल, यानी कि टेंजेंट के अलोंग होगा। उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं पॉइंट्स बताऊं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज अलोंग टेंजेंट ड्रॉन टू द पाथ, along tangent drawn on the path। ठीक है सर, आप ये क्यों बोल रहे हो कि along tangent drawn on the path? आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते वेलोसिटी के पैरेलल होता है? क्योंकि बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार पैरेलल हो। पैरेलल तब होता है जब स्पीड बढ़ रही हो। एंटी पैरेलल होने के चांस भी हैं। अगर ये कार ऐसे ट्रैवल कर रही है कि इसकी स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है, तो उस केस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी लेकिन हमने ये मान रखा है कि स्पीड बढ़ रही है, इसलिए मैंने वेलोसिटी के अलोंग ड्रॉ कर दिया है। तो ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों का वेक्टर सम करने से हमको मिल जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। वेक्टर सम करना आता है आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो
मैंने जब यहाँ पे आपको ये बात समझा रहा था मैं कि एक्सेलरेशन के दो टुकड़े कर दो या दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट कंट्रीब्यूट करता है स्पीड चेंज करने में, दूसरा कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्शन चेंज करने में। सिंपल अलजेब्रा मत समझ लेना कि अगर एक्सेलरेशन 10 है, ये 7 है तो ये 3 है। नहीं 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 भैया, वेक्टर एडिशन होता है, ऐसा सिंपल वाला नहीं। यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो हम लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये होगा टोटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ऐसे ऐड होगा, समझा रहा है? मतलब कि ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, सीधे सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ठीक है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो ये स्थिति है बच्चों। देखो ये बात है, समझ में अगर आ रही है तो हम आगे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई है मैं उनको यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे समराइज़ करता हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको क्या क्या बताया मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये बात बच्चों, ये बातें सारी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? इनको ग्रास्प कर लोगे तो आपको 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में काफ़ी कुछ पता लग चुका होगा, ठीक है? तो नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या क्या फ़र्क है या इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा होता है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलोंग हो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, विच इज अलोंग टेंजेंट, which is along tangent is called tangential acceleration। ठीक है? और इसी तरीके से नॉर्मल के लिए हम क्या लिखेंगे? इट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग नॉर्मल। ठीक है, इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये बात हमने लिखी हुई तो थी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। इसका रोल क्या होता है? रोल इज टू चेंज स्पीड। ठीक है, इसका रोल क्या होता है? ठीक है, ये क्या आ गया बीच में? इसका रोल क्या होता है? रोल इज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इन दोनों पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कह रहा है कि इट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट। सपोज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है अगर, ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। और अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बता दो, क्या तुम a cos थीटा बोलोगे? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज a cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये ऐसे भी बन जाएगा a डॉट v डिवाइडेड बाय मॉड v। ये समझ में आ रहा है? a डॉट v कितना हो जाएगा? a डॉट v होगा a v cos थीटा, फिर मॉड v से डिवाइड कर देंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, केवल एक cos थीटा बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इसको हम a साइन थीटा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे साइन थीटा? चल के देखते हैं। तो इस एक्सेलरेशन का इधर का जो कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा a साइन थीटा, जिसको कि हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a क्रॉस v अपॉन मॉड v। तो हम इस तरीके से, मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर्स दिए जाएं तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल होता है स्पीड को चेंज करना, तो ये d बाई डी टी ऑफ स्पीड इसके बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है। नोटिस करो बच्चों, मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होने का फैक्टर भी आ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीड का डेरिवेटिव। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट है तो स्पीड चेंज होगी, नहीं है तो स्पीड का चेंज जीरो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसको हम d बाई डी टी ऑफ मॉड v वेक्टर, ठीक है, या सिंपली dv बाई डी टी। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये जो v है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मॉड ऑफ वेलोसिटी यानी कि ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके का फॉर्मूला क्या नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए लिखा जा सकता है? तो बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है v स्क्वायर बाय r। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं बता सकता, अभी अपन डिस्कस नहीं कर सकते, बस तुमको याद रख लो कि जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वैसे ही नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r। ठीक है, और एक और चीज़ देखते हैं।
देखो अगर हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv/dt लिखा है और इसको a cos थीटा भी लिखा है, नोटिस करो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो अगर स्पीड बढ़ रही है, तो dv/dt पॉजिटिव होगा, यानी कि cos थीटा को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी इक्वल बनेंगे, ठीक है, यानी कि थीटा अक्यूट होगा। या उल्टा कह लेते हैं कि अगर थीटा अक्यूट है तो a cos थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि स्पीड को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि स्पीड कम हो रही होगी। मतलब कि ये जो मैंने सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ करी थी, इसमें मैंने कहा था कि हम स्पीड को बढ़ता हुआ मान रहे हैं, ठीक है, इसीलिए थीटा अक्यूट आ रहा था, ठीक है। अगर मान लो स्पीड कम हो रही होती तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता और फिर ए वेक्टर इधर ड्रॉ होता और फिर ये पूरा एंगल थीटा कहलाता। समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो आई गेस एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि टोटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर जो होता है वो टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर होता है। इसका फ़ायदा क्या है, सपोज तुम्हें टोटल एक्सेलरेशन पता है और तुमने किसी एक तरह का एक्सेलरेशन पता कर लिया है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो टेंजेंशियल हो, तो तुम दूसरे तरह का पता कर सकते हो इस इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है। तो ये बच्चों सारी की सारी थ्योरी थी 2 डायमेंशनल मोशन को लेकर जो कि मुझे तुम्हें बतानी थी। अब मैं तुम्हें कुछ क्विक क्वेश्चंस देता हूँ। पहले मैं वो क्वेश्चंस देता हूँ जो कि कैलकुलेशन लेस है, ठीक है, और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस में आप लोग कैसा करते हैं और उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला एग्जांपल जो हम करेंगे, ठीक है, सपोज एक कार इस ट्रैक पे चल रही है और उसकी स्पीड मैंने कांस्टेंट बता दी है, मैंने कह दिया है कि कांस्टेंट स्पीड है, क्लियर है। और ये कार का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और कार फिनिश की तरफ जा रही है। किसी इंस्टेंट पे कार यहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। अब मैं कुछ ऑप्शंस ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है कि उनमें से कौन कौन से एरोज, मैं कुछ एरोज ड्रॉ करूंगा, उनमें से कौन कौन से एरोज एक्सेलरेशन को पॉसिबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहला एरो ड्रॉ किया है इधर, ठीक है, तो ये मैं टोटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी कंपोनेंट की नहीं। तो क्या ये एरो टोटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर ऑप्शन ए, ठीक है, दिस इज योर ऑप्शन बी, this is your option C, this is your option D, E, F, G, H, ठीक है। मैंने आपको ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन कौन से एरो नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन को पॉसिबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताना है, ठीक है। व्हाट ऑल एरोज कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट ए वेक्टर, मतलब पॉसिबल किनके लिए है, ठीक है। तो सोच लो गाइस, वीडियो को पॉज करके सोच लो, ठीक है, और फिर रिज्यूम करना। मैं बताता हूँ, सपोज अगर मैंने कहा कि भाई एफ वेक्टर जो है वो शायद एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर मेरा ये सोचना है कि एफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है तो एफ के जो 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इधर और एक बनेगा इधर, ठीक है। इसको मैं टेंजेंशियल कह दूंगा, लेकिन टेंजेंशियल तो होना ही नहीं चाहिए, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये वाला कंपोनेंट मुझे 0 चाहिए था, लेकिन एफ के अकॉर्डिंग तो ये 0 नहीं है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, भाई नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर आने की जगह वो तो अवे फ्रॉम सेंटर आ गया, ठीक है, तो ये तो सर्टेनली पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आ रहा है। सेम वे अगर मैं डी के बारे में सोचूं तो डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, अगर मैं केवल डी के बारे में सोचूं तो डी ऑप्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं है, वो तो चलो अच्छी बात है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, ठीक है। डी में अगर मैं डी का एक ऑप्शन देख रहा हूं तो डी में टेंजेंशियल नहीं है, लेकिन डी पूरा का पूरा नॉर्मल एक्सेलरेशन का रोल प्ले करेगा, ठीक है, और ये लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक से देखो ये भी गलत हो जाएगा। ई में क्योंकि एक कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, और नॉट ओनली दैट, इसका भी एक कंपोनेंट अवे फ्रॉम सेंटर दिखा रखा है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो अवे फ्रॉम सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो नहीं हो सकता। सेम रीजन, अब सी गलत हो गया। सी क्यों गलत हो गया, सी तो पूरा का पूरा टेंजेंट के अलोंग है, तो ये दिखा रहा है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन है ही नहीं और केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो गलत है,
ठीक है। बी भी गलत है। बी क्यों गलत है? क्योंकि बी का एक कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग जाएगा। अगर मैं इसको टोटल एक्सेलरेशन मान लूँ तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। दिस इज फाइन बट दिस इज नॉट फाइन, तो ये गलत हो गया। एच के साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसका एक कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग होगा, जी पूरा ही टेंजेंट के अलोंग है, तो ओनली ए, ठीक है, ओनली ए वाज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओनली ए कुड हैव पॉसिबली रिप्रेजेंटेड द एक्सेलरेशन वेक्टर। देखो आया क्या समझ में बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो एक और बार ट्राई करते हैं। ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं। सपोज फिर से सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ। ये ट्रैक है, इस पे पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पर है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मैं वापस से ऑप्शंस दे रहा हूँ तुम्हें, और इस बार मैंने बता रखा है कि पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। ठीक है, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो अगर स्पीड डिक्रीज होती जा रही है तो ठीक है, दिस इज ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इनमें से कौन कौन से एरो पॉसिबली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन बच्चों वीडियो पॉज करके आप सोचो। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये सर्टेनली रॉन्ग, सर्टेनली रॉन्ग, सर्टेनली रॉन्ग, क्योंकि ये तीनों ये दिखा रहे हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम सेंटर है, तो ये तो गलत हो गए। ठीक है, डी भी गलत, सी गलत है। क्यों सी क्यों गलत है? सी कह रहा है कि भाई केवल जो एक्सेलरेशन है वो सारा का सारा टेंजेंशियल, ये नॉर्मल है ही नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कर्व ट्रैक पे चल रहा है तो नॉर्मल को तो होना पड़ेगा। जी में भी यही प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो ये कह रहा है नॉर्मल जीरो, नॉर्मल तो जीरो नहीं हो सकता। ए में क्या प्रॉब्लम है? ए भी गलत है, क्योंकि ए कह रहा है कि सब कुछ ही नॉर्मल है, टेंजेंशियल है ही नहीं। अगर टेंजेंशियल नहीं है तो स्पीड कैसे चेंज हो रही है? एच और बी में बचे हैं। एच क्या कह रहा है? एच कह रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा, यानी कि ये एंगल थीटा दिखा रहा है, ये एंगल एक्यूट दिखा रहा है, तो एच कह रहा है कि स्पीड बढ़ेगी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बी कह रहा है कि स्पीड कम हो रही है और नॉर्मल एक्सेलरेशन सही डायरेक्शन में है, तो ओनली बी इज करेक्ट। देखो आएगा समझ में? ठीक है, इस केस में ओनली बी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। ठीक है, इस बार ये ट्रैक है और मैंने तुम्हें बता दिया है कि कार इस पॉइंट पर है, ठीक है, और उसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, क्या, चलो चेंज करता हूं मैं, ये तो अभी कर ही लिया था अपन ने। ठीक है, ये चेंज करते हैं। कार इस पॉइंट पर है और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, अच्छा ये स्टार्ट है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर मुझे बताने की जरूरत है, तुम खुद ही फिगर आउट कर सकते हो, वो टेंजेंट के अलोंग होता है। ठीक है, ऐसे। तो माय क्वेश्चन इज द स्पीड डिक्रीजिंग एट दिस मोमेंट और इज इट इंक्रीजिंग? व्हाट डू यू थिंक? इस समय कार की स्पीड कम हो रही है या कार की स्पीड बढ़ रही है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तुमने अगर डिसाइड कर लिया तो मैं हेल्प करता हूँ। वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट मुझे वेलोसिटी के ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, या सीधे सीधे ये भी बोल सकते थे कि ये एंगल ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्योंकि मुझे वेलोसिटी का ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो भी मैं कह सकता हूँ कि स्पीड डिक्रीज होगी, या फिर मैं सीधे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच के एंगल को नोटिस कर सकता हूँ, और ये एंगल क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या तुम लोगों ने ये चीज़ खुद ने विटनेस करी है? बिल्कुल करी है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, ठीक है, सपोज हमने एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करा, ये पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो इस पूरी जर्नी के दौरान अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में मुझे बताओ, विल यू से कि एक्सेलरेशन वाज ऑलवेज डाउनवर्ड? ठीक है, एक्सेलरेशन वाज ऑलवेज डाउनवर्ड एंड इट वाज इक्वल टू जी। ठीक है, इट हैज ऑलवेज बीन डाउनवर्ड, किसी और डायरेक्शन में नहीं होता, और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये टोटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन विच इज डाउनवर्ड। ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स पर वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ करूं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नोटिस द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, ये एंगल ऑब्ट्यूज 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 ऑब्ट्यूज, यहाँ पे आके 90 डिग्री, ये अगर हाईएस्ट है ना तो यहाँ पे आके 90 डिग्री, और उसके बाद फिर अक्यूट 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 अक्यूट, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड डिक्रीज होती है क्या? ठीक है, क्यों होती है स्पीड डिक्रीज? समझ में आ रहा है?
क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ती है क्या, ठीक है, क्यों बढ़ती है समझ में आ रहा है, ठीक है। सेम चीज़ होती है जब हम स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन द वेलोसिटी इज अपवर्ड बट द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, ठीक है, एंड देयरफॉर द स्पीड डिक्रीजेस। But when the same acceleration, when the same stone comes down, now velocity and acceleration they are both in the same direction, and therefore the speed increases. मतलब समझ में आ रहा है कि जिस चीज़ को अभी तक तुम एक्सेलरेशन मानते थे एक्चुअली वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था। क्लियर है बच्चों? तो वन डायमेंशनल मोशन में नॉर्मल एक्सेलरेशन विल डिसअपीयर एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बिकम द टोटल एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ने और कम होने का क्या रूल है? अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर स्पीड कम होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई एक्सेलरेशन की सारी कहानी। आई होप आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड याद है। नॉर्मल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को हम v² लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल का ही करते हैं। सपोज हमने एक स्टोन को यहाँ से प्रोजेक्ट किया v0 स्पीड से थीटा एंगल पर, ठीक है। तो ये स्टोन मान लो किसी ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है, तो यहाँ कहीं पहुँचने के बाद इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, क्या ये हमें लिखना आता है? ठीक है, इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लिखते हैं कैसे? इसको हम लिखते हैं v0 cos थीटा, ठीक है, आई कैप प्लस v0 sin थीटा माइनस GT जे कैप, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, वैल्यूज़ दे देता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें ना लिखनी पड़े। तो तुम v0 की वैल्यू को मान लो 50, ठीक है, v0 को मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, और तुम थीटा को मान लो 53 डिग्री, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे v0 cos थीटा देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 × 3/5, तो ये बन जाएगा 30, और v0 sin थीटा कितना हो गया? v0 sin थीटा हो जाएगा 50 × 4/5, तो ये बन जाएगा 40। इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, g को 10 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 10t जे कैप, ठीक है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर लिखूं तो ये होगा माइनस 10 जे कैप, ठीक है। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि भाई बताओ मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, कितना होगा? ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड है कि हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को a.v/mod v से कर लें, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो a कितना था? ये था माइनस 10 जे कैप, ठीक है। v कितना था? v था 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 10t जे कैप। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना 40, हाँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 30² प्लस 40 माइनस 10t का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेने पे कितना बचेगा? डॉट प्रोडक्ट लेने पे आ जाएगा 100, ठीक है। ये 10 था, एक 0 बाहर निकाल देते हैं, 10t माइनस 40 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 30² प्लस 40 माइनस 10t का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 0 यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये ऊपर वाला एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 × 10t माइनस 40। अगेन एक 0 हम वापस कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस 4 माइनस t स्क्वायर। यहाँ पे नोटिस करो कि अगर t 0 से स्टार्ट हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव था, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया है। शुरू में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट, ये 0 कब होगा? t = 4 पे 0 हो जाएगा, t = 4 पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और नोटिस कर लो कि हाईएस्ट पॉइंट तक इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ठीक है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड आएगा, और 4 सेकंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, और उसके बाद फिर ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। ये एक तरीका था निकालने का। क्या कोई और तरीका है निकालने का? ठीक है, तो बिल्कुल है बच्चों, ठीक है। दूसरा मैंने तरीका बताया था आपको कि आप dv/dt भी कर सकते हो, लेकिन ये v वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि हम कर सकते हैं d/dt ऑफ रूट ऑफ 30² प्लस 40 माइनस 10t का स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ
रूट ऑफ ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10t का स्क्वायर इनटू, अब इस पूरे का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 10t इंटू माइनस 10। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं आता हो। ठीक है, तो जिनको नहीं आता डोंट बॉदर अबाउट इट। ठीक है, तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया वही 100 इंटू टी माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे से 10 बाहर निकल के रूट ऑफ 9 प्लस 4 माइनस टी का स्क्वायर, सेम आ गया। देखो क्लियर है। तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल करने का जैसे एक तरीका ये है कि तुमको टेंजेंशियल पता लग गया, तुम्हें टोटल पता है टोटल एक्सेलरेशन कितना है, -10 है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो यहाँ से तुम नॉर्मल एक्सेलरेशन पता लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये एक्सेलरेशन का जो नया व्यू है, कौन सा नया व्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस आइडिया कि अगर एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। गेट रिड ऑफ दिस। अगर वो कर्विलीनियर पाथ पे चल रही है तो एक्सेलरेशन हो सकता है, इनफैक्ट होता है। ये जो एक्सेलरेशन होता है इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है और इसकी वैल्यू v²/r होती है। हमको जो चैप्टर पढ़ना है सर्कुलर मोशन, उसके अंदर यही इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आई होप आप इस इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल कंटिन्यू विद दिस। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर स्टूडेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।